रहें अमर मेरे वीर देश के, सुगंधित रहे देश की माटी। मां तेरा आंचल रोशन करने, टूटे दीपक लाखों, जली हजारों बाती। सच में दोस्तों, हमारे देश की आजादी के लिए न जाने कितने घर के दीपक और न जाने कितने घर की लाडली बहना कुर्बान हो गईं। आज हम इस स्वतंत्रता दिवस पर हम याद कर रहे हैं जैसलमेर के उन वीर सपूतों को जिनके प्रयास से देश आजाद हुआ और आजादी के बाद जैसलमेर के लिए निरंतर कार्य करते रहे। आइए सुनते हैं जैसलमेर के स्वतंत्रता सेनानी सत्यदेव व्यास की कहानी। सुना रहे हैं सत्यदेव व्यास के बेटे राजेंद्र व्यास। मेरा नाम राजेंद्र व्यास है। मैं सत्यदेव जी का दूसरे नंबर का पुत्र हूँ। हम कुल 2 भाई थे। बड़े भाई अभी संसार में नहीं रहे हैं। मैं पहले बाहर रहता था, अब मैं यहाँ जैसलमेर में ही रह रहा हूँ और सार्वजनिक कार्य करता हूँ। जैसा प्रश्न किया गया है सत्यदेव जी के बारे में बताने का, तो मैं बता दूँ, उनका जन्म उनके ननिहाल में महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिताजी यहाँ कृषि कार्य करते थे, लेकिन परंपरा के अनुसार संतान का जन्म ननिहाल में हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी माता का 7वें दिन देहांत हो गया। ऐसी परिस्थिति में एक नानी थी, तो उनके पिताजी इनको लेने के लिए महाराष्ट्र गए और उनको वहाँ से ले कर के आए। इनके परिवार में इनकी एक बड़ी बहन 2 साल बड़ी थी और एक दादी थी। अब उनके लालन पालन की बड़ी चिंता हुई, तो फिर इनके बुआ के घर में इनको रखा गया। दुर्भाग्य से इनके पिताजी का भी 2 साल में निधन हो गया, तो और परिस्थितियाँ विकट हो गई। फिर ये अपनी बुआ के यहाँ ही बड़े हुए। इनकी दादी जो थी वो सिंध पाकिस्तान चली गई और वहाँ वो मजदूरी करती थी, खाना बनाती थी। ऐसी परिस्थिति में बड़ी विकट आर्थिक संघर्ष में ये बड़े हुए। इन्होंने 8 साल की आयु में यहाँ जो गोपा गणित थी उसकी पढ़ाई पूरी कर ली थी। फिर बुआ के परिवार ने जैसे तैसे इनको यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल थी, दरबार काल्विन हाई स्कूल, दरबार काल्विन हाई स्कूल में इनका दाखिला किया। वहाँ ये बहुत प्रथम श्रेणी में ही हमेशा पास हुए। तो इन्होंने वहाँ एजुकेशन अपनी पूरी की 10वीं तक। उस बीच में इनका संपर्क इनके जो गुरु थे जीवनलाल जी कोठारी, उनसे हुआ। वो गुप्त रूप से स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग करते थे और उनकी प्रेरणा से इन्होंने गांधी और स्वतंत्रता के बारे में साहित्य भी पढ़ा। फिर ये प्रजामंडल में जाने लगे, क्योंकि इनके जो बड़े भाई थे बुआ के लड़के मदन लाल जी, वो भी प्रजामंडल के सदस्य थे, इसलिए उनके साथ ये भी वहाँ जाने लगे। और उस समय क्योंकि बच्चों पे शंका नहीं होती है, ऐसी स्थिति में जो सूचनाएं, जो सभाओं की सूचनाएं या दूसरी सूचनाएं जो दूसरे सदस्यों को गुप्त रूप से देनी थी, उसकी जिम्मेवारी इन्होंने बखूबी निभाई। उसके कारण से ये प्रजामंडल से काफ़ी सक्रिय सदस्य के रूप में काम करने लगे। स्वतंत्रता आंदोलन में इनका सक्रिय भाग लेना और स्वतंत्रता के प्रति इनके लगाव के कारण ही जब 1946 में सागरमती गोपा की हत्या हुई, तो जेल से उनको बहुत विलंब के साथ चिकित्सालय जाया गया। तो वहाँ सागरमती की स्थिति क्या है वो पुलिस के डेरे में कोई नहीं बता पा रहा था। तब ये गुप्त रूप से सागरमती के पास गए, वहाँ उनसे चर्चा की, तो उनसे मालूम पड़ा कि उनको जलाया गया है और उनको अभी यहाँ भी बेड़ियाँ नहीं काटी गई है और उनको वहाँ इलाज नहीं मिल रहा है। वो चिल्ला रहे थे। तब उनका जो यौवन है वो बौखला गया
और वो बाहर आकर के इन्होंने लोगों को समाचार दिया कि सागरमल जी के साथ ये पशुवत व्यवहार हुआ है। इस पे लेकिन दुर्भाग्य से सागरमल जी की बहुत जल्दी मृत्यु हो गई। उनकी शव यात्रा निकाली गई तो इन्होंने उसका नेतृत्व किया और उस नेतृत्व में इन्होंने वो शव यात्रा को एक आंदोलन का रूप दिया। उन्होंने पूरा नेतृत्व राजशाही मुर्दाबाद, अंग्रेजी शासन मुर्दाबाद के नारों से सारे लोगों को जागृत किया और सारा जो वो शव यात्रा थी उनके नारों से राज सिंहासन हिल गया। इतना जबरदस्त वो आंदोलन का रूप धारण किया। खैर सागरमल जी की दाह संस्कार हुआ। उसके बाद में इन्होंने सारे हिंदुस्तान के बड़े नेताओं को, विशेष रूप से जयनारायण जी व्यास और जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखे और सागरमल जी की निर्मम हत्या का सारा वर्णन उनको सूचित किया। उसके बाद में जयनारायण जी व्यास और मामा अचलेश्वर प्रसाद जैसलमेर आए तो सारी व्यवस्थाएं करना, उस आंदोलन जो आते थे उनकी व्यवस्थाएं करना, मीटिंगों की व्यवस्था करना, ये सब जिम्मा सतदेव जी के पास रहता था। जयनारायण जी व्यास यहाँ आए, उनको सारी स्थिति से अवगत कराया गया। इनके साथ इनके सहयोगी से ताराचंद जी जगानी, दोनों मिल करके ये सब आंदोलन की व्यवस्था करते थे। सारी बात बताई गई। उस समय वरिष्ठ नेता जैसलमेर के स्वतंत्रता आंदोलन के एक नेता थे, वो थे मिठालाल जी व्यास। मिठालाल जी व्यास जोधपुर से जयनारायण जी व्यास को जैसलमेर ले आए थे, तो वो यहाँ व्यास बगीची में ठहराया गया था उनको, और वहाँ से जो एक आंदोलन के रूप में, एक जुलूस के रूप में उनको जयनारायण जी व्यास को गोपा चौक लाया गया था। उसका नेतृत्व भी सतदेव जी व्यास ने किया था और वहाँ जो सभा हुई उसका संचालन भी सतदेव जी ने किया था। जयनारायण जी व्यास ने उस दिन खुलेआम राजशाही को चैलेंज दिया था कि अब स्वतंत्रता होकर रहेगी और सागरमल गोपा की जो शहादत है उसकी पूरी जांच होगी। महाराज साहब भी सहमत हुए और उन्होंने भी कहा ठीक है, जांच करा लीजिए। और पाठक साहब जो जज थे उनको बुलाया गया, उन्होंने उसकी इंक्वायरी की थी। इस तरीके से सतदेव जी पूरे स्वतंत्रता आंदोलन तक 15 अगस्त 1947 तक स्वतंत्रता आंदोलन में ही लगे रहे। उसके बाद में जब स्वतंत्रता हुई, पर इन्होंने जब इस आंदोलन में शरीक हुए तब भी एक संकल्प लिया था कि मैं गांधी को अपना आदर्श रखूंगा और सत्य और अहिंसा पे चलूँगा। तो ये जीवन पर्यंत सत्य के मार्ग पे चले, निस्वार्थ भाव से समाज सेवा की। उस समय परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी नाजुक थी, इसलिए कुछ समय के लिए इन्होंने बीकानेर में रेलवे में नौकरी कर ली। लेकिन जयनारायण जी व्यास ने इनकी समझाइश की कि भाई तुम अब आओ और यहाँ सामाजिक और रचनात्मक काम करो। तब ये वापस आए नौकरी छोड़ करके और प्रजामंडल का पुनर्गठन किया। लेकिन कुछ समय बाद जब राजस्थान बना तो यहाँ कांग्रेस की शाखा खुली, तो कांग्रेस की शाखा खुली तो इनको कांग्रेस का संयोजक बनाया। तत्पश्चात इन्होंने कांग्रेस के बैनर तले सामाजिक काम किया। आपने राजस्थान में गौ सेवा का सबसे ज़बरदस्त काम किया। राजस्थान में गौ सेवा संघ जो कि गायों के संबंध में उस समय बहुत काम करता था, तो राजस्थान में जो अकाल पड़ा, भयंकर अकाल पड़ा, तो उस समय के मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल जी सुखाड़िया ने इन्हें बुला करके कहा कि भाई ये जिम्मेवारी आप लो और ये जो जितने भी लाखों गायें मर रही है इसके लिए कैटल कैंप खोलना है और इसमें गौ सेवा संघ का जोधपुर संभाग का सारा काम आपको देखना है। तब से ये राजस्थान गौ सेवा संघ में अकाल का काम देखने लगे। लाखों गायों को बचाया गया और गौपालकों को जब बरसात हुई तो उनको वापस उनकी गायों को सुपुर्द कर दिया गया।
ये काम इन्होंने बड़ा भागीरथ रूप से किया। इस काम से प्रभावित होकर के सीमा पर, क्योंकि 65 की लड़ाई हो गई थी, तो लोग जो सीमा पे रहते हैं वो अव्यवस्थित हो जाते थे, उनके बच्चों की पढ़ाई खराब हो जाती थी। इस बात को केंद्र सरकार ने समझा और यहाँ पश्चिमी राजस्थान सीमा विकास समिति नाम की राजस्थान में एक संस्था बनी। तो उसका काम कौन देखे, तो उसके अध्यक्ष बने माणिकलाल वर्मा और मंत्री बने सतदेव व्यास। तो फिर आपने जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर में छात्रावासों का संचालन किया। राज्य सरकार पैसा देती थी पर साल के अंत में देती थी, साल भर तक उन बच्चों को पढ़ाना पड़ता था। उनकी सारी व्यवस्था सब मुफ्त में थी, उनसे कुछ भी पैसा नहीं लिया जाता था। चंदा लेकर के और कुछ सरकार की एड से उन छात्रावासों को चलाया। आज पश्चिमी राजस्थान में जितने भी गांव में लोग पढ़े हुए हैं, किसी भी जाति के हैं, चाहे वो सवर्ण हैं, ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, वो सब उन छात्रावासों में पढ़े हैं। इस तरीके से शिक्षा का हलक पूरे राजस्थान के, पश्चिमी राजस्थान में जगाया और वो छात्रावास ताउम्र चलाया। जब तक आपने सांस था तब तक उन छात्रावासों का संचालन किया। उसके बाद में वो छात्रावासों की बुरी हालत हुई और वो छात्रावास बंद हो गए। इसी तरीके से आपने सन 1948 में हरिजन बच्चों के लिए, मतलब स्कूल तो उन्होंने खोला सबके लिए प्रजामंडल के तले, लेकिन उसमें विशेष रूप से हरिजनों के बच्चों का प्रवेश किया जाता था और हरिजनों के बच्चों को पढ़ाया गया। और ये भी सन 65 तक ये विद्यालय चलाया और सभी बच्चों को, गरीबों को, अछूतों को, सबको पढ़ाया गया। ये काम भी आपने बखूबी पूरा किया। इस तरीके से आपने सामाजिक कामों में भी अपना पूरा जीवन बिताया और अपना घर का गोपालन के द्वारा ही भरण पोषण किया। घर में 10-20 गायें हमेशा रही, उसके दूध से, उसके दूध की बिक्री से आपके घर का वो होता था लालन पालन। आपने कभी भी इतनी सारी संस्थाओं का संचालन करके भी आर्थिक लाभ नहीं लिया और इसी कारण से आप आर्थिक रूप से कभी भी संपन्न नहीं हुए, क्योंकि गोपालन से तो सिर्फ बच्चे ही पल सकते हैं और बार बार अकाल पड़ता था। ऐसी स्थिति में संघर्ष में फक्कड़ ज़िंदगी में अपना जीवन जिया। फक्कड़ ज़िंदगी में आपने अपने सारे काम किए और कभी किसी के सामने हाथ भी नहीं पसारा, न किसी की सहायता ली। सन 1980 10 फरवरी 1980 को आपको ब्रेन ट्यूमर हुआ, जिसका ऑपरेशन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली में हुआ, लेकिन वो सफल नहीं हुआ और बीमारी के बाद में 10 फरवरी 80 को आपका स्वर्गवास हो गया। मेरा नाम अनिल व्यास है। मैं सतदेव जी व्यास का पोता हूँ और पुरुषोत्तम जी व्यास का लड़का हूँ। अब आपको सतदेव जी के बारे में बताने के लिए मुझे प्रेरित किया गया है, तो मैं तो उनको शब्दों में क्या बयां करूं। सत्यदेव जी, सत्यदेव जो नाम था उनका, उसके अकॉर्डिंग ही उन्होंने अपने देश के लिए जितना उनसे हो सका वो किया। तो सत्यदेव जी, इसको इंग्लिश में अपन बोल सकते हैं सत्य, ट्रू, और देव गॉड। तो ट्रू गॉड, ये वो एक्चुअल में ट्रू गॉड थे। जैसा उनका नाम था वैसा ही उनका परिचय था। तो जिस समय आज़ादी से पहले जब था तो उन्होंने अपने स्तर पे जितना कर सकते थे वो किया। उसके बाद में भारत आज़ाद हुआ, तो भारत आज़ाद हुआ तो समस्याएं जितनी खड़ी थी उससे 4 गुना ज़्यादा और खड़ी हो गई कि भारत आज़ाद हो गया, नंगा पुंगा भारत, कुछ नहीं होने के बाद में भारत को वापस सुदृढ़ करना। तो उसमें सत्यदेव जी ने जैसलमेर में गवर्नमेंट ने को 25-50 आदमियों को चिन्हित किया, जिसमें वो थे कि उनको समस्याएं बताने की, जैसलमेर में क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं को बताकर अपनी समस्याओं से निदान पाना। तो उसमें सबसे बड़ा था कि पानी की समस्या। यहाँ पे जैसलमेर में बारिश कम होती थी और पानी के लिए कोई स्रोत नहीं थे। तो उसमें
सबसे पहले जो था वो तालाब बनवाना, टाके बनवाना, जो खेत होते हैं उसमें खेतों में दोरे बंधवाना जिससे पानी रोक के और खेती की जा सके। तो वैसे कई कार्य हैं जो उन्होंने प्रस्ताव करवाए और प्रस्ताव करवा के उनको पारित किया। देखिए युग चेंज होता है, जिस तरह युग परिवर्तित होता है तो आदमी भी परिवर्तित होते हैं। तो जैसे हमारे दादाजी थे वैसे हमारे पिताजी नहीं थे, जैसे हमारे पिताजी थे वैसे हम होने का सवाल भी नहीं है। लेकिन आज जो उन्होंने सपना देखा था वो कुछ हद तक सही हो रहा है। अब रही बात हमारी, जीवन में पिताजी तो कब कहाँ गए, समाज के काम पे निकलते थे। सवेरे गए तो 10 दिन में आए, महीने भर में आए, 3 महीने में आए, 6 महीने में आए। बहुत ही ऐसी स्थिति में मेरे बड़े भाई साहब जो मेरे से 2 साल बड़े थे, हम दोनों जो गायें थी उनका काम करते थे, क्योंकि नौकर रखने की स्थिति थी नहीं। सवेरे 4 बजे हमको उठना पड़ता था। मैं 14 वर्ष की उम्र में और वो 16 वर्ष की उम्र में भी उठ करके 4 बजे और गायों का काम शुरू करते थे। सफाई करते थे, बाड़े की सफाई करते थे, गायों का दूध निकलवाते थे। दूध निकलवा के फिर दूध बांटने के लिए भी हम खुद एक एक के घर जाते थे। हमारा दूध दूसरों के दूध से ज़्यादा कीमत में बिकता था, क्योंकि वहाँ पानी का एक बूंद भी नहीं मिलाते थे। ये पिताजी का एक हमको वो था कि भाई दूध देना है तो शुद्ध देना है, कभी पानी मिलाया उस दिन घर में गाय नहीं रखूँगा। तो हम उनके वाक्य को अपना पक्का वाक्य मान करके कभी भी पानी नहीं मिलाते थे, दूध देने जाते थे। दूध देने के आने के बाद में हम स्कूल जाते थे। लेकिन दुर्भाग्य से भाई साहब, हमारे पास थोड़ी ज़मीन भी थी, वैसे ज़मीन में कुछ होता नहीं था रेगिस्तान में, फिर भी ज़मीन के लालच में भाई साहब खेत पे भी जाते थे। ऐसी स्थिति में भाई साहब के जीवन में पढ़ाई नहीं हो पाई और स्कूल छूट गई, वो मैट्रिक भी नहीं कर पाए। मैं ज़रूर, पिताजी मेरे को फिर भी सबको समझाते थे कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो मैं पढ़ता रहा। फीस भरने को पैसे नहीं थे तो हम स्कूल में, सरकारी स्कूल में भी एप्लीकेशन लगाते थे कि हमको आधी फीस माफ़ कर दो, फीस माफ़ कर दो। ऐसे करके हम, और स्कूल की ड्रेसें हम इधर उधर से मांग के पहनते थे। मित्रों की पुरानी सी ड्रेसें पहन लेते थे कि भाई स्कूल में खाकी पैंट चाहिए, तो किसी मित्र की पुरानी पैंट थी, उसके छोटी हो गई तो मेरे को मिल जाती थी। इसलिए कि पहन के भी हमने पढ़ाई पूरी की। मैंने ज़रूर पढ़ाई पूरी की। फिर पिताजी जब आते थे तो भाई साहब से नाराज़ भी होते थे, तूने स्कूल क्यों छोड़ा? तो कहते मेरा मन नहीं लगता है, कौन करेगा, गाय का बोलूँ, खेत पे भी जाऊँ तो फिर मैं पढ़ाई नहीं कर सकता। इस तरीके से उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। बड़ा मलाल रहा, पिताजी को बहुत दुख भी रहा कि देखो पुरुषोत्तम पढ़ नहीं पाया। लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी थी, घर चलाना। 6 महीने तक जब पिताजी घर नहीं आए, आखिर में घर कैसे चले? बाज़ार में लोग हमको सामान उधार नहीं देते थे कि पैसे कब आएंगे, इनके पैसों का क्या भरोसा है। फिर भी कुछ ऐसे व्यापारी थे जो कि उनसे स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए थे। उसमें मैं नाम लेके कहूँ तो मांगी लाल भाटिया थे, वो हमको ज़रूर सहयोग करते थे। उनके जो पार्टनर थे वो कभी नाराज़ होते थे तो कहते थे भाई चलो ठीक है, सदैव के पैसे आ जाएंगे तो मेरे नाम में लिख लो, लेकिन इनको घर का सामान दो, ये तो बच्चे रोटी कहाँ खाने जाएंगे। इस तरीके से हम बड़ी आर्थिक संघर्ष में जिए। मैं आज भी याद करूँगा मेरी माँ को। मेरी माँ बहुत मजदूरी करती थी गायों के काम में, और सब में उसकी इतनी समर्पण था, लेकिन उसने मैंने कभी नहीं सुना कि वो पिताजी से कोई शिकायत भी करती हो कि भाई हमारे घर में ये चीज़ नहीं है। उसके पिताजी करोड़पति थे बाड़मेर के, लेकिन कभी उनसे 1 रुपये की मदद नहीं ली उसने, और बड़े स्वाभिमान के साथ हमको भी जीने का वो सिखाया, और खुद ने स्वाभिमान से अपना जीवन जिया। और पिताजी को जो सामाजिक काम करने का और समाज में काम, अपना धर्म निभाने के लिए माँ ने पूरा सहयोग दिया। ये हमारे परिवार की जो स्थिति थी, बहन की शादी हुई, आर्थिक 1 रुपया जेब में नहीं था। ऐसी स्थिति में भी बहन की शादी थी, पर उस दिन संयोग से जयनारायण जी व्यास
खुद का पत्र आया, मैं जैसलमेर आ रहा हूँ और 7 दिन तक शादी में रहूँगा। तो वो आए, उस समय कुछ व्यापारियों ने, उनको मालूम पड़ा कि जयनान जी आ रहे हैं, शादी है घर में, तो उन्होंने सहयोग दिया, पैसे उधार दिए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई दान दक्षिणा दी, ना पिताजी किसी से सहयोग लेते थे आर्थिक, लेकिन उधार में सब ने दी और बहन की शादी की। फिर धीरे धीरे हमने दूध में से वो पैसे चुकाए। इस तरीके से घर चलता था और ये संघर्ष करते करते पिताजी भी चले गए और हम अपना जीवन जी रहे हैं। राजेंद्र व्यास पुत्र पुरुषोत्तम उर्फ कालू राम व्यास बढ़िया निवासी व्यासपाड़ा। सत्यदेव जी व्यास हमारे पड़ोस में रहते थे और हमने उनको अच्छी तरह से देखा है और स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं वो, और उन्होंने जो भी तकलीफ़ें जैसलमेर ज़िले की थी उसके लिए बहुत अच्छा कार्य किया है। उसके साथ साथ ये जो खादी संस्था का जो निर्माण है, जो व्यास जी के पद चिन्हों से ही शुरू हुआ है, यहाँ पे कई लोगों को रोज़गार मिला है। और काशा के माध्यम से फ्री का जो कपड़े वगैरह आते थे, तेल आता था, अनाज आता था, कर्तव्य निष्ठा ईमानदारी से उन्होंने हर गरीब तबके के व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की अपने स्तर से कोशिश की है और एक ईमानदार व्यक्तित्व के धनी थे वो। लेकिन हमारा कुछ दुर्भाग्य ऐसा था कि उनको है जो बाद में है जो ब्रेन ट्यूमर की तकलीफ़ हो गई और वो जीवन के लिए और हमारे लिए और कुछ ज़्यादा संघर्ष नहीं कर पाए और वो हमको अलविदा कह के चले गए। फिर भी जहाँ तक उनका वो था, सादगी और एकदम ईमानदारी से उन्होंने जो कार्य किया है। वैसे बाबूजी ने जैसलमेर के लिए बहुत सारे काम किए। जैसलमेर जिला टूटा तो उसके लिए भी बाबूजी ने बहुत लिखा पढ़ी करी। इवन जयनान जी व्यास को जैसलमेर ले आए, उनको कन्विंस किया कि जैसलमेर जिला बनना चाहिए। जयनान जी ने नेहरू जी से बात करी, नेहरू जी को जैसलमेर लाए और यहाँ नेहरू जी ने फिर सहमति दी कि नहीं, जैसलमेर भले जनसंख्या नहीं है लेकिन इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ जिला बनना चाहिए और ये जिला बना। ऐसे ही जैसलमेर में डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी के लिए भी पिताजी ने संघर्ष करके और इसको बनाया। जैसलमेर में कॉलेज खुलने की भी घटना बड़ी विचित्र है। एक दिन राजस्थान के शिक्षा मंत्री, जो कि पिताजी के मित्रवत थे, घर पे खाना खा रहे थे। उनके साथ में जैसलमेर कलेक्टर आई.जी. झिंगरण भी थे। चर्चा चली मुझ पे कि भाई आगे क्या करोगे। तो पिताजी ने कहा भी यहाँ जैसलमेर में कॉलेज नहीं है और बाहर हमारे भेजने की ताकत नहीं है, तो अब ये आगे देखते हैं प्राइवेट पढ़ाई करेगा क्या करेगा। तो शिवचरण जी ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे कॉलेज होना चाहिए, ऐसा निर्णय है, लेकिन यहाँ भवन की बड़ी समस्या है। तो कलेक्टर साहब से पूछा, ऐसे ही आप भीनमाल में कलेक्टर थे तब आपने वहाँ कॉलेज कैसे बनाया। उन्होंने कहा पब्लिक ने वहाँ कोई शेड तैयार हुआ और बिल्डिंग बन गई, तो कॉलेज की स्वीकृति आपने दे दी, तो मैं अभी भी स्वीकृति दे सकता हूँ, कॉलेज की बिल्डिंग बनाओ। और जिनका आर्थिक पहलू पे मैं थोड़ा कमज़ोर हूँ, मुझे यहाँ के जो सेठ लोग हैं उनसे बात करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा देखिए, झिंगरण साहब को कहा, झिंगरण साहब ये आपकी जिम्मेवारी है, आप लोगों को बुलाओ और बिल्डिंग के लिए व्यवस्था करो। दूसरे दिन तीसरे दिन मीटिंग हुई। यहाँ हमारे वैसे नेता थे और अच्छे कार्यकर्ता भी थे, चेयरमैन भी रह चुके थे, लक्ष्मी चंद जी सांवल। उन्होंने इसकी पहल की। उन्होंने लोगों से बात करी, माहेश्वरी समाज क्योंकि सक्षम समाज था, तो मद्रास बात की गई। बालकृष्ण जी कोठारी ने उस समय सहमति दी कि यदि मेरे नाम से भवन बनाते हैं या कॉलेज बनाते हैं तो मैं पैसा दूंगा। शायद उस समय 2 लाख रुपए उन्होंने दिए, बाकी उन्होंने मद्रास से इकट्ठा करके भेजने की बात कही। इस तरीके से ये कॉलेज बनने के लिए पहल शुरू हुई। 6 महीने में भवन का कुछ हिस्सा बना और कॉलेज शुरू हो गया। हम पहले 13 लड़कों का एडमिशन हुआ, फिर 5-7 लड़के जिन्होंने बहुत पहले हायर सेकेंडरी कर ली थी उनके भी एडमिशन हुए। इस तरीके से 20-21 बच्चों की कुल स्ट्रेंथ हुई और
सारा स्टाफ आ गया, 21 का स्टाफ था और हम बच्चे बहुत कम थे। और ऐसी स्थिति में दोनों फैकल्टी खोली गई, कॉमर्स और आर्ट्स, और जैसलमेर में कॉलेज शुरू हुआ। 21 लड़का कॉलेज, आज 1000 लड़कों में और सीटें नहीं मिलती है और लोगों को एडमिशन नहीं मिलती है, इतना बड़ा कॉलेज बन गया। ये भी एक बड़ी उनकी देन थी, एक उनके संबंधों से, उनके संपर्कों से जैसलमेर में कॉलेज खुला था। ये एक हमारे लिए, जैसलमेर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसलमेर विधानसभा बनी और विधानसभा की सीट से स्वतंत्र रूप से जैसलमेर राजघराना खड़ा हुआ। सांसद के लिए महाराजा रघुनाथ सिंह जी और एमएलए के लिए महाराजा हुकम सिंह जी खड़े हुए। कांग्रेस असमंजस में थी कि उनके सामने कोई खड़ा नहीं होना चाहता था। ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने सतदेव जी को कहा कि आपको चुनाव लड़ना है और आप एमएलए का चुनाव 1957 में महाराजा के सामने लड़े। ये हार निश्चित थी, लेकिन आर्थिक पकड़पन के होते हुए भी आपने चुनाव लड़ा और दबंगी से चुनाव लड़ा, हारे। लेकिन आपका राजस्थान के नेताओं में काफ़ी अच्छा वर्चस्व बना कि बहुत दबंग लीडर है और उन्होंने महारावल के सामने चुनाव लड़ा है। उसके बाद में आप नगरपालिका मंडल के सदस्य बने और चेयरमैन बने। चेयरमैन बन करके आपने जैसलमेर शैली के मकानों को ही स्वीकृति दी। जैसलमेर शैली के अलावा कोई गैलरी बनाए या कोई अन्य तरीके के मकान बनाए आपने स्वीकृत नहीं किए। लोगों में काफ़ी नाराज़गी थी, लेकिन आपका दृढ़ विश्वास था कि जैसलमेर की जो शैली है, जैसलमेर की जो स्थापत्य कला है, उसको स्थायी रखना चाहिए। कुछ लोग नाराज़ थे। उसके बाद में आपने यहाँ डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी बनाने का निर्णय लिया और डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी बनाने के लिए जगह का चयन किया गया अमर सागर पुल के बाहर। उस समय उस ज़मीन पे कई लोगों की नज़र थी, लोग उस पर कब्जाना चाहते थे। आपने उनसे नाराज़गी मोल ली और इस डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी को बनाया। डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी को बनाने के बाद में आपको उसका उद्घाटन कराने के लिए आप जयपुर गए और जयपुर जाके आपने गवर्नर से बात की। गवर्नर ने कहा मैं उद्घाटन पे तो नहीं आ सकता, लेकिन मैं जैसलमेर अवश्य आऊँगा। उनको निमंत्रण दिया और मुख्यमंत्री को भी आमंत्रित किया। तो मुख्यमंत्री श्री सुखाड़िया ने आकर के इसका उद्घाटन किया था। लेकिन गुरुमुख निहाल सिंह जो पहले गवर्नर थे राजस्थान के, वो जैसलमेर पधारे। उनका बड़ा नागरिक अभिनंदन किया गया, लेकिन उसके बाद में उनको भोजन दिया गया। तो खाना जो दिया, उसका खर्च जो आया वो नगर पालिका में, क्योंकि उस ज़मीन के कारण से ज़मीन माफिया नाराज़ था और वातावरण बनाया गया कि ये खर्चा नगर पालिका से स्वीकृत नहीं है। आपने कहा कि यदि नगर पालिका से स्वीकृत नहीं है तो मैं निजी रूप से दूंगा। आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी। आपने अपनी घड़ी बेची, घड़ी बेच के और उसके पैसे चुका दिए। लेकिन आपको समझ में आया कि ये भू माफिया और ये सब जो लोग हैं उनके साथ काम करना मुश्किल है और आपने चेयरमैनशिप से भी इस्तीफा दे दिया। आपने कहा मुझे पद नहीं चाहिए, मैं करूँगा तो अपने सिद्धांत पे काम करूँगा, सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करूँगा। और जीवन में कभी आपने सिद्धांतों से समझौता किया भी नहीं।